नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आज की इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो 2 मार्क्स 5 मार्क्स में आपको इम्पोर्टेंट है, आने का चांस है। और नहीं भी आएगा तो आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुक जाइएगा 2 मिनट। चलिए, खांसी हो चुका है, थोड़ा सा मौसम का परिवर्तन हो रहा है ना। देखिए, क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है, कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते रहें। पहला क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। यानी मचना का अर्थ है या करना या कराना। महाभारत न होता। लेखक के इस कथन से आप सहमत हैं? आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी तो आज इसकी क्या सार्थकता है, यानी आज की इसका क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे। और चौथा है, प्रकृति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। पांचवा है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। और छठा, स्त्री को अरेहिन, नागिन और जादूगरनी का कहने के पीछे क्या मंशा होती है। क्या ऐसा कहना उचित है, गलत है, यानी सही है या गलत है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, यानी जो एक क्वेश्चन 7 है, ये नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। और क्वेश्चन 8 है, प्रसंग स्पष्ट करें, यानी जो हम आगे वीडियो में जब बढ़ेंगे तो प्रसंग स्पष्ट करने आएगा तो प्रसंग उसमें लिखे हुए हैं कि ये प्रश्न है। और 9वां है, जिसने भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र माना है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र माना है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे स्थापित करना है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचार को सार रूप में प्रस्तुत करें। तो यही 10 क्वेश्चन है। आपको हम 1 बाय 1 10 क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या सहमत है, अपना पक्ष रखे यानी अपना राय दे। तो चलिए, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मेरे पढ़ाए हुए ही लिखें। तो चलिए, इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मैं लेखक के इस विचार से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। आप लिख सकते हैं कि मैं लेखक के इस विचार से काफ़ी हद तक सहमत हूँ या सहमत नहीं हूँ। हमारे समाज में नारी का सम्मान किया जाता है, माताएं पूजनीय होती है। पुरुष अपने कठोर स्वभाव के कारण अपने को ही सर्वाधिक महत्व देता है, किंतु नारी में दया, ममता एवं कोमलता के गुण विद्यमान होती है। ये किताब के अनुसार है। आजकल तो ये बिल्कुल गलत है कि ममता और कोमलता के गुण विद्यमान होते हैं। अगर महाभारत के युद्ध से पूर्व हुई संधि वार्ता कुंती व गांधारी, यानी महाभारत के युद्ध से पहले हुई कुंती व गांधारी के मध्य संधि होती तो यह संभव था कि वे अपने पुत्रों को समझा लेती तथा युद्ध की नौबत नहीं आने देती। इसका पहला का आंसर इतना ही हो गया कि मैं लेखक से बहुत सहमत हूँ कि हमारे समाज में नारी का सम्मान किया जाता है, माताएं पूजनीय होती है, पुरुष अपने कठोर स्वभाव के कारण अपने को ही सर्वाधिक महत्व देता है, किंतु नारी में दया, ममता, कोमलता होती है, किंतु गुण विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार आपको लिखना है, महाभारत के युद्ध से अगर उन दोनों को पता होता तो अपने अपने पुत्र को समझा लेती ताकि महाभारत की नौबत न आती। क्वेश्चन 2 है, अर्धनारीश्वर की कल्पना। क्वेश्चन 2 है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई, आज इसका क्या अर्थ है। क्वेश्चन 2, आज इसका क्या अर्थ है। तो चलिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना द्वारा इस बात का संकेत देने का प्रयास किया गया है, यानी जो चैप्टर 4 में है, जो अर्धनारीश्वर की कल्पना के द्वारा इस प्रकार संकेत देने का प्रयास किया गया है कि अगर नर नारी पूर्ण रूप से समान है तो उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं बन सकते। यानी जैसे आपका गुण है वह दूसरा का दोष नहीं बन सकता है और ना ही उसका गुण आपका दोष बन सकता है। उनमें एक के गुण दूसरे को दोष नहीं बन सकते। अगर नर अपने अंदर नारी के भी कुछ गुण सहमति कर लेता है तो इससे उनकी मर्यादा कम नहीं होती। इसका कहने का अर्थ है कि अगर मनुष्य, यानी मान लीजिए पति, अपने पत्नी का गुण कुछ संभव कर लेता है तो उसकी मर्यादा कम नहीं हो जाती है।
तो इससे उनकी मर्यादा कम नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। अब देखिए पॉइंट दे रहा था वहाँ पर कि इसकी क्या महत्व है आज के सार्थक में। तो वर्तमान में इसकी सार्थकता बहुत कम हो गई है। बात बिल्कुल सही है। एक सीमित क्षेत्र में बंद कर रह गया है। नारी को पुरुष के समान महत्व नहीं दिया जाता है। अरे बाप रे, बहुत गलत लिखा है किताब में। आप लोग को तो आंसर लिखना ही है। हम लोग को इस प्रकार किताब के अनुसार नहीं दिया जाता है। सरकार पूरा जोर दिया है नारी शक्ति पर, जो कि अच्छी बात है, लेकिन पुरुष का भी ध्यान रखना चाहिए। पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। उसे भातृ भोग विलास की वस्तु समझा जाता है तथा उसको शोषण आम बात। समाज की इसी संकीर्ण मानसिकता से स्वयं नारी की मानसिकता भी एक हीन भाव भर दिया जाता है, यानी वह स्वयं को कमजोर तथा निर्बल समझने लगती है। हालांकि आज नारी की स्थिति में फिर भी कुछ सुधार नजर आ रहा है तथा वह अपने अधिकार से प्राप्त सहज हुई है। यानी देखिए आजकल के नियम है जो सब नारी के लिए। आप इसको बना कर भी लिख सकती हैं कि वर्तमान में इसकी सार्थकता बहुत कम हो गई है। एक सीमित क्षेत्र में बंद कर रह गया है। नारी को पुरुष के समान महत्व नहीं दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, चैप्टर के अनुसार है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी को पुरुष के बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। अब हर चीज़ देखिए, राशन कार्ड नारी के नाम से, पूरा खेत जायदाद है जो नारी के नाम से, गैस सिलेंडर में नाम है नारी के, समझे ना, अपने यानी पत्नी के नाम से होने लगा क्योंकि ज़्यादा महत्व मिल रहा है। प्रश्न 3 है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन के से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे? यानी जो उन लोग के सोच से दिनकर जी असंतुष्ट क्यों थे? तो उत्तर, दिनकर जी रविंद्रनाथ प्रसाद नज़र प्रेमचंद दिनकर जी जो थे रविंद्रनाथ प्रसाद तथा प्रेमचंद्र के चिंतन से काफ़ी असंतुष्ट नजर आते थे, क्योंकि इन तीनों ने नारी को कोमल, मोहक तथा आकर्षक वस्तु माना है। उनके चिंतन में नारी का अर्धनारीश्वर रूप कहीं प्रकट ही नहीं हो रहा है। अब देखिए उन लोग का, रविंद्रनाथ का कहना है कि नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षण होने में है। पृथ्वी की शोभा आलोक तथा प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म, कृति, वीर्यबल और शिक्षा दीक्षा लेकर नारी को क्या करना है? वही प्रेमचंद्र कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण अपना लेता है तो देवता बन जाता है। यानी जो पुरुष है वो नारी का गुण अपना लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो वो राक्षसी हो जाती है, राक्षसी के समान हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी नारी को पुरुष के क्षेत्र से पृथक रखने का समर्थन करते हैं। इन 3 महान चिंतकों से ने नारी प्रति इस तरह के भाव दिनकर जी को पसंद नहीं आते हैं, इसी प्रकार वह असंतुष्ट थे। क्वेश्चन 4 है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है? देखिए, जिन पुरुषों के जीवन से आनंद बयान की इच्छा से नारी को गला लगाया है उसे प्रवृत्ति मार्ग, यानी जिसका शादी हो गया है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, और जिसका शादी नहीं हुआ निवृत्ति मार्ग है। समझ गए होंगे इतना? तो वही इसमें कहने का अर्थ है, जिन पुरुषों ने अपने जीवन से आनंद बयान की इच्छा से नारी को गले लगाया है उन्हें प्रवृत्ति कहा गया है। निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्हें नारी को अपने जीवन में परे ढकेल दिया है, क्योंकि उन्हें नारी सुख की कोई कामना नहीं थी। इसके लिए उन्हें संन्यास ग्रहण कर लिया था तथा व्यक्तिगत मुक्ति की खोज को अपने जीवन का सबसे बड़ा ध्येय मान ला। चलिए 5वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? यानी जो 5वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो जो महात्मा बुद्ध थे अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद में जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, यानी 500 वर्ष, किंतु अब वह 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुण होने का अधिकार दे दिया। याद रखिए, महात्मा बुद्ध ने आनंद से यही कहा कि जो ने मैंने धर्म चलाया वो 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुण होने का अधिकार दे दिया है। 6, स्त्री को अरेहीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा है? ऐसा क्यों कहना उचित है या नहीं है? तो स्त्री को अरेहीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा नारी की अवहेलना करने की, खुद श्रेष्ठता साबित करने की है। ऐसा करने से पुरुष को अपनी दुर्बलता को छिपाने तथा कल्पित श्रेष्ठता को
दुलारने में सहायक मिलती है। यानी जो ऐसा कहने का अर्थ है कि स्त्री को आरेहीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मानसा होती है कि वे अवहेलना करके खुद की श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करता है। ऐसा करने से पुरुष अपनी दुर्बलता छिपाता है। चैप्टर के अनुसार है, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे देखिए वीडियो में बढ़ना कि उचित है या नहीं उचित है। ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि नारी आदरणीय तथा श्रेय के योग्य होती है। समाज में उसका भी बराबर का स्थान है। इसलिए नारी को ऐसी निकृष्ट उपलब्धि से विभूषित करना पूर्णतः गलत है। यानी ऐसा इनकार करना बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन 7 है कि नारी शिक्षा। क्वेश्चन 7 है कि नारी शिक्षा, चलिए कौन रंग ले ले, चलिए पिंक ले लेते हैं। नारी शिक्षा पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो चलिए इसका आंसर लिख सकते हैं, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो पुरुष बाहर रहने लगा। यानी जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो पुरुष बाहर रहने लगा और नारी घर में रहने लगी। यहाँ से जिंदगी के दो हिस्से विभाजित हो गए। नारी और पुरुष के काम दो हिस्से में विभाजित हो गई। यहाँ से जिंदगी दो हिस्से में विभाजित हो गई। घर का जीवन सीमित तथा बाहर का जीवन निस्सीम हो गया। छोटी सी जिंदगी बड़ी सी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। यहाँ से नारी की पराधीनता का आरंभ हुआ। यानी यहाँ से नारी की क्षमता कि नारी क्या क्या कर सकती है, नारी कैसे कर सकती है, यहाँ से आरंभ हुआ। देखिए 8वां है, प्रसंग स्पष्ट करे। यानी प्रसंग को स्पष्ट करे, व्याख्या करे। प्रत्येक पत्नी अपने पति को कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। और दूसरा है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है, क्यों? स्पष्ट करे। 5 मार्क्स में पूछ सकता है दोनों मिलाकर। तो पहला का आंसर देखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर। ये किसी भी दे तो उसको लिखना ही कि प्रस्तुत पंक्ति इस पाठ से दिया है, इस लेखक द्वारा दिया है, ऐसे दिया है, वैसे दिया है, लिखना ही है। तो प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से उत्कृष्ट है। इस पंक्ति में लेखक यह स्पष्ट करता है कि पुरुष के अधीन होने के कारण बारी स्वयं को काफ़ी कमजोर तथा पुरुष का आश्रित मानने लगी है। यही कारण है कि आज हर पत्नी अपने पति को उसी प्रकार देखती है जिस प्रकार एक लता अपने वृक्ष को देखती है। अर्थात जिस प्रकार एक लता वृक्ष के अधीन रहकर ही फलती फूलती है, उसी प्रकार एक स्त्री भी स्वयं को पुरुष के अधीन मानती है। दूसरा था प्रस्तुत पंक्ति, ये तो लिखना ही आपको कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, निबंध से ली गई है, से उत्कृष्ट है। यहाँ लेखक नारी के गुण पुरुष में होने की बात करता है। वह कहना चाहता है कि पुरुष में भी दया, ममता तथा सहृदयता के गुण होना चाहिए। जिससे पुरुष में नारीत्व के गुण नहीं है वह अधूरा है। ये पुरुष पौरुष को घटाते नहीं बल्कि उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। समझ गए ना? उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 एक में टाइप हो गया है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 9 में प्रश्न नंबर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है, जिससे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? स्पष्ट करें। यानी जो पुरुष या जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? चलिए इसका आंसर इस प्रकार देखते हैं। लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार नर और नारी एक समान है। दोनों के जीवनोद्देश्य भी एक है। नारी केवल नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने का निमित्त मात्र नहीं है, यानी उसे मनाने यानी खिलाने पिलाने ये सब कह रहा है का निमित्त मात्र नहीं है। जीवन यज्ञ में नारी का भी अपना हिस्सा है तथा वह हिस्सा सीमित नहीं है। दोनों के कर्म क्षेत्र समान हैं। जिस प्रकार अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लेता है, नारी को वह भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगर जीवन की प्रत्येक घड़ी यानी जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित है तो वास्तविक विकास के लिए नारी का योगदान अत्यंत आवश्यक है। समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार नर और नारी एक समान है। दोनों के जीवनोध्याय भी एक है, यानी दोनों का काम एक है। नारी केवल नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने का निमंत्रण मतलब नहीं है। जीवन यज्ञ में नारी का भी अपना हिस्सा है। वह हिस्सा सीमित नहीं है, वह असीमित है, बहुत दूर तक है। दोनों के कर्म क्षेत्र समान है। जिस प्रकार अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया जाता है, नारी को भी वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगर जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित है तो वास्तविक विकास के लिए नारी का योगदान भी अत्यंत आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है जो आखिरी है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचार को सार के रूप में प्रस्तुत करें।
तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि उत्तर अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी ने बड़े ही उत्तम विचार को निरुक्त किया है। वे विभेद को मिटाना चाहते हैं, यानी जो दोनों में विभेद है मिटाना चाहते हैं, जो कि नर नारी दोनों को अलग अलग करता है। वे पुरुष की उस मानसिकता को पूर्णतः गलत बताते हैं जिसको स्त्री के गुण अपनाकर पुरुष भी स्त्री के समान हो जाए। वे नारी को कोमल व गौण मानने के धारणा को नकारते हुए उनकी पौरुषता की स्थिति को एक बहुत बड़ा दोष कहते हैं। दिनकर जी के अनुसार पुरुष व नारी एक समान है, दोनों के अंदर एक दूसरे के तत्व भी विद्यमान है। नारी पुरुष से किसी भी दशा में कमतर यानी कम नहीं है। दिनकर जी के अनुसार नारी केवल नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं है, जीवन रूप यज्ञ में वह भी बराबर की हिस्सेदार है तथा यह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं बल्कि बाहर तक भी सीमित है या विस्तृत है। नर और नारी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अतः पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगनी चाहिए तथा नारीत्व में पौरुष की आभास होना चाहिए। दिनकर जी की अर्धनारीश्वर की सोच इस बात की घोतक, यानी इस चैप्टर में इतना ही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें और कमेंट करें कि अगला चैप्टर किस वीडियो के लिए चाहिए।